बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दहशतगर्दी बढ़ते बढ़ते इतनी फैल गई है कि अब मुल्क से बाहर भी दरिंदे मासूम पाकिस्तानियों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। ये उन 8 मासूम पाकिस्तानियों की तस्वीर हैं जिन्हें पाक ईरान सरहद के करीब, ईरान की हदूद में, ईरान के अंदर इनको कत्ल कर दिया गया, जहाँ बाग कर दिया गया दहशतगर्दों की तरफ से। ये 8 पाकिस्तानी हैं। अब इतनी खौफनाक सूरत हाल है कि मुल्क में भी दहशतगर्द मासूमों को निशाना बना रहे हैं और मुल्क से बाहर भी अब उनको कत्ल किया जा रहा है। और किस बुनियाद पर? सुबाइयत की बुनियाद पर कि जी पंजाब से इनका ताल्लुक था। ये लगता वही है कि जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द हैं ये वही हैं जिन्होंने ईरान में कार्रवाई की है। और पाकिस्तानी जो वहाँ पर मजदूरी वगैरह के लिए गए थे, गरीब पाकिस्तानी अपने घर वालों की मदद के लिए वहाँ पर गए हुए थे। कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होगा, कोई ईरान ऐसा मुल्क तो है नहीं जहाँ बहुत रोज़गार के मौके हों, लेकिन यहाँ से कुछ बेहतर जहाँ पर मिल गया वहाँ बेचारे गए। बहावलपुर से इनका ताल्लुक था, बहावलपुर डिवीज़न से। अब इनकी मैयतें खुसूसी तैयारे से अपने इलाके में पहुँचाई गई हैं। ईरान में दहशतगर्दी के वाक़े में जहाँ बाग होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मैयतें खुसूसी तैयारे के जरिए बहावलपुर पर पहुँचा दी गई। ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू टीमों और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए थे। मैयतों को बहावलपुर एयरपोर्ट पर लवाहिकीन के हवाले किया गया, जिसके बाद इन्हें इनके आबाई इलाकों खानका शरीफ और अहमदपुर शर्किया रवाना किया गया। इसमें कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर समेत आला इंतजामी अफसरान मौके पर मौजूद रहे, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। अब क्या कर सकते हैं जी, अफसरान आ गए, ये कर दिया, वो कर दिया। अब सिक्योरिटी भी के सख्त इंतजाम थे, लेकिन आप ये देखिए कि जो जुल्म है वो इतना बड़ा हो गया इन 8 ख़ानदानों के साथ कि अब ये सोचा कि अच्छा बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ मारा जाता है, तो ये तो ईरान में थे, वहाँ भी ये लोग महफूज नहीं रहे। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानी की मैयतें जब पाकिस्तान पहुँची, ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही अलमनाक अफसोसनाक वाक़या था, जिस पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा का 8 पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल पर इंसाफ यकीनी बनाने का वादा। अब ये वादा किया गया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये जिम्मेदारी ईरान की है, उनकी हदूद में ये सब हुआ है, वहाँ पर दहशतगर्दी हुई है। एक तरफ हम अफ़गानिस्तान से ये शिकायत करते रहते हैं मुसलसल के उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अब ईरान की सरजमीन पर भी देखिए पाकिस्तानी महफूज नहीं है। अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान आते हैं, ईरान में तो दहशतगर्द मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां से भी आ रहे हैं, वहां भी हैं, वहां भी दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो वो वहां महफूज है और फिर जब चाह पाकिस्तान आ गए, जा रहे हैं। इसका मतलब तो ये भी है कि वो लोग ईरान में भी अब खुद को महफूज तस्वुर करते हैं। यहां जी सियासत पर आए तो देखिए क्या हालात है इस वक्त। पीपल्स पार्टी की दोगली पॉलिसी देखिए। कहते हैं जरदारी सब पे भारी, वो अपनी पीपल्स पार्टी पे भी भारी हैं। नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं, सीनियर साफी हैं, नहरों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अजाब में पड़ी हुई है। कल ऑर्डिनेंस के जरिए लेवी बढ़ाकर बलूचिस्तान में सड़क के लिए 300 अरब, जबकि कच्ची कैनाल फेज 2 के लिए 70 अरब रुपया इकट्ठा किया जाएगा। ये उन 6 नहरों में से है जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतराज है। खबर यह है मजेदार, सदर जरदारी इसके मुखालिफ हैं, तो ऑर्डिनेंस पर दस्तखत क्यों किए? अच्छा, ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिया कि हम ये लेवी बढ़ा रहे हैं, यहां से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, बलूचिस्तान पर लगाएंगे, जो कि झूठ है। मैंने आपको बता दिया, कल हमने एक वीडियो लगाई थी, उसमें पूरी तफसील है। मिफ्ता इस्माइल से लेकर शहबाज राना, दीगर लोग क्या बता रहे हैं कि इस तरह दुनिया में नहीं होता कि आप कहें कि हम पेट्रोलियम लेवी लगाकर हम किसी प्रोजेक्ट पे लगा देंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। ऐसे नहीं होता, उसके लिए अलग फंड्स होते हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि आप टैक्स एक पूरे पूल में जाता है, उसमें से जहां जाना हो जाता है। इसमें कोई ईयर मार्क हो ही नहीं सकता कि अच्छा ये जो लेवी के ये 8 रुपए वाले आ रहे हैं ना ऊपर, ये हमने इसलिए करने हैं। तो अगर पेट्रोल कल को महंगा हो जाता तो आप क्या करेंगे? वो कहां से पैसे पूरे करेंगे? या आप एक झटके में ही 15 दिन में इतने पैसे निकाल लेंगे और वो आप ईयर मार्क कर देंगे, जबकि वो डेवलपमेंट के लिए आपने उसका अगर तो पहले से बनाया हुआ है प्लान, तो उसके लिए तो पैसे अलग रखे होते हैं। बहरहाल ये जनाब अब सारी सूरत हाल है कि एक तरफ एहतजाज नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ दस्तखत कि हाँ जी ये सारा पैसा उन नहरों के लिए जाएगा जिस पर हम एहतजाज कर रहे हैं। सदर जरदारी से दस्तखत कर रहे हैं। देखिए 2 नंबरियां देखें आप। और इससे पहले भी जरदारी साहब ने यह किया कि मिनट्स मौजूद हैं, उनकी ऑफिशियल अकाउंट से सारा ट्वीट हुआ कि जी ये नहरें हैं, इन पर जल्द अज जल्द काम होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। ये बात उनकी तरफ से पहले हो चुकी है। अच्छा, ये सुन भी लीजिए, नुसरत जावेद साहब ने अपने प्रोग्राम में जो बातें कही हैं वो मैं आपको सुनवा भी देता हूं, मगर उससे पहले इसी पर कमेंट किया है बहुत अच्छे नौजवान साफी वसीम मलिक ने। क्योंकि जिन्होंने फॉर्म, यानी क्यों कर रहे हैं जरदारी साहब ये कि दस्तखत भी कर रहे हैं, अजाब में भी पड़े हुए हैं, ये सब क्या हो रहा है? तो इस पर वसीम मलिक लिखते हैं, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म 47 के नताइज से जरदारी साहब को सदर बनाया,
पीपल्स पार्टी को ओहदों से नवाजा, वही इन कैनाल्स के आर्किटेक्ट हैं। लिहाजा जरदारी साहब इन्हें इनकार करने की हिम्मत नहीं करते और दिमागी तौर पर वो तस्लीम कर चुके हैं कि इनकी सियासत का किबला उकाबा अब सिर्फ वो ही हैं। ये जनाब इन्होंने कमेंट किया। और सुनिए जी, आपने ये कि आपको सड़क के लिए दरकार है, साथ ही आपने सियासी हादसा कम किया। पीपल्स पार्टी को इस वक्त जिंदगी उसकी आजाद अपने सूबे में क्यों पड़ी हुई? पीपल्स पार्टी की जिंदगी अजाब में क्यों पड़ी हुई है? उनके अपने सूबे में, सिंध में, जहां उनकी हुकूमत है, जहां वो उनका सिस्टम चलता है, जरदारी सिस्टम है सिंध में। तो इन्होंने कहा है कि ये जो पैसे हमने रिकॉर्ड से, ये जो ऑर्डिनेंस पे आसिफ जरदारी से दस्तखत करवाए, उनके जरिए जो पैसे जमा किए जाएंगे, उनमें से 300 अरब रुपए तो जमा किए जाएंगे किसके लिए? सड़क के लिए, कराची से कल अपना चला। लेकिन साथ ही 70 अरब रुपए जमा किए जाएंगे इसके लिए फेज 2 ऑफ कच्ची कैनाल, जो गुगू बैराज से सिंध जाने वाले पानी से बलूचिस्तान का जो हिस्सा बनता है वो लेकर जाते हैं, उसकी फेज 2। और ये उन नहरों में शामिल है जो जिन पे अभी वो एतराज कर रहे हैं सिंध वाले। और ये उस दिन हो रहा है कि गुज़श्ता 2 दिनों से दुहाई मचा रही जा रही है सिंध में कि वो तौसा पानी नहर जो है उसका पानी जो है। क्या बात है, जरदारी साहब खुद इजाजत दे रहे हैं, खुद पैसे इकट्ठे करवा रहे हैं, खुद बनवा रहे हैं और साथ कह रहे हैं हाँ एहतजाज भी जारी रखो। क्या लोगों को, सिंध के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या सादा लोग हैं जिनके साथ ही सब किया जा रहा है कि हाँ 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 हम तुम्हारे साथ एहतजाज को, हम आ गए, वज़ीर आला आ गए। ये हो ही नहीं सकता, ये कभी मुमकिन ही नहीं है। और वहां पर जरदारी साहब दस्तखत पे दस्तखत, दस्तखत पे दस्तखत, प्लानिंग सब कुछ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, खुद करवा रहे हैं। ये इनकी 2 नंबरियां हैं। बीएनपी मेंगल के ज़िले सीनियर नायब सदर के बेटे की कल गुमशुदगी के बाद आज लाश वीराने से मिली। सरबराह अख्तर जान मेंगल ने लखपास पर 20 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। एहतजाज जारी रखने का ऐलान कमर मेकनी खबर दे रहे हैं। ये 20 दिन से एहतजाज जारी था, तो उस पर अख्तर मेंगल ने कहा है कि अब आज मैं लखपास में बलोच कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ जारी 20 दिन तवील धरने का इख्तिताम कर रहा हूं। आज से हमारी जिद्दोजहद अवामी राब्ता मुहिम की सूरत में जारी रहेगी। ये फैसला सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए किया गया, क्योंकि सड़कों की बंदिश ने इन्हें शदीद मुतासर किया। जो लोग समझते हैं कि इससे हमारा एहतजाज खत्म हो जाएगा, वो सख्त गलती पर है। जब तक महरंग और दीगर तमाम अफराद रिहा नहीं हो जाते, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम हमेशा पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखते आए हैं और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, इसी रास्ते पर चलते रहेंगे। अख्तर मेंगल ने यह जनाब एक्स पर पोस्ट किया है। आखिर में सवाल करो तो अब नून लीग वाले भागते हैं। आप सरमायाकारी के लिए ओवरसीज कन्वेंशन बुला रहे हैं, तो नवाज शरीफ कब अपना सरमाया बैरून मुल्क से लेकर आएंगे? यानी कन्वेंशन कराओ, ओवरसीज आओ आओ यहाँ पैसा लगाओ। तो मियां नवाज शरीफ तो खुद ओवरसीज हैं, उनके बेटे ओवरसीज हैं, सारे इनका खानदान ही अब ओवरसीज हो चुका है। तो वो कब पैसा पाकिस्तान ला रहे हैं? कुछ थोड़ा से ले आए, वो बेलारूस के दौरे छोड़े, पाकिस्तान का करवा लें। तो ईसा नकवी साहब बड़े अच्छे सहाफी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने जब सवाल किया तो आप एक बायस्ड एंकर हैं, यानी आप जानेदार एंकर हैं, आपके होते हुए तो पीटीआई को अपना नुमाइंदा भेजने की जरूरत ही नहीं। अली गौहर बलोच ईसा नकवी से उलझ पड़े। ये प्रोग्राम का क्लिप भी मैं आपको दिखाता हूं। सिर्फ इतना सवाल पूछने आप कि जी ये मियां साहब क्यों नहीं वापस ला रहे पैसे, तो उस पर आप देखिए क्या रिएक्शन आता है। देखिए जरा। डॉक्टर साहब हैविंग सेड दैट थिंग, 1 मिनट के लिए जरा चुप रहिए जी, 1 मिनट के लिए जरा चुप रहिए कीजिएगा ना। 1 मिनट के लिए मैं आपको फिर बताता हूं, 2024 में रेस टू जीडीपी माइक मिलेगा आपने, अच्छा पीटीआई वाले को बोलने नहीं दे रहे, एंकर को भी नहीं बोलने दे रहे, और फिर शिकवा खुद है। और ईसा नकवी साहब कह रहे हैं कि भाई आप टाइम नोट कर लीजिएगा, प्रोग्राम होता है, आप देख लीजिएगा किसको कितना वक्त मिला है। रेशियो 9% था। सर अगर आप समझते हैं कैलकुलेट कर लीजिएगा, मान लिया आप बायस्ड है, आप एज एंकर कतई तौर पर एक बायस्ड नजरिया रखते हैं, लेकिन टाइम तो थैंक यू सो मच सर। ये देखिए आपको अभी आपको ये तनख्वाह नहीं मिलेगा, अगले साल भी आपको नहीं मिलेगा। ये साल गए आप काम से, खामोशी से दूसरों के माइक बंद करके इनकी बातें सुनते हैं। माइक बंद, किसी ने ना माइक बंद किया कुछ। आ रही है आपको, जब प्रोग्राम खत्म हो जाए, जो अभी तक टॉक टाइम हुआ, इसके बाद अब आप ही का टर्न है ना। आप जरा आएंगे आप चंद सेकंड के लिए सर, एक चीज जबान ले बनाई है, स्टॉप वॉच कहते हैं उसको, फिर का टेस्ट होता है। अरे एक चीज है स्टॉप वॉच, वो देख लीजिएगा, उसमें देखेगा आप टाइम कितना आप बोल रहे हैं, कितनी देर आपको दिए बोलने के लिए। जिस तरह से आप करते हैं की वकालत, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब की सर मैं इधर नहीं कहूंगा आपको, सवाल करिए आपसे, कैन अंडरस्टैंड दैट। पहले तो बात है कि आप कह रहे मैंने एक तरह आपसे मुश्किल या इस तरह का सख्त सवाल कर लिया, इसीलिए आप भड़क रहे हैं, मुझे समझ आ रही है। आपको मेरे जवाब को समझ रहे हैं, जो गलत बात है। मैंने आपकी एक बात से बात आपने जरा कुछ गुफ्तगू फरमाई थी, मैं ब्रीफली आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने सिर्फ अपना मत नजर बयान करना है, कन्वर्सेशन नहीं करनी, आल नहीं सुनना, उसका जवाब नहीं देना, अपनी मनमर्जी की बात करनी है, उसके लिए प्रेस क्लब्स हैं, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप कर सकते हैं, आप जलसा कर सकते हैं, जवाब सवाल के ऊपर और सवाल करने के हक के ऊपर किसी के ये फतवा देंगे कि आप 22 हैं, आप किसी के साथ मिले हुए हैं, हुकूमत में आप हैं,
सवाल आपसे होगा। आप ये चाहते हैं कि सवाल अपोजिशन से किया जाए, हुकूमत की तारीफें की जाए। मुझे आपका तमगा नहीं चाहिए, तमगा आप अपने पास है। तमगे नहीं चाहिए, आप जो तमगे देते हैं ना अपने एंकर्स को, वो नहीं मुझे चाहिए। मुझे साफत करनी है। और ये कि जी आपसे सवाल नहीं हो सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल होते हैं। अगर आपको इतना ही शौक है मुसलसल बोलने का, तो जाकर आप प्रेस क्लब में बैठ जाएं और बात करते हैं। और जिस तरह होता है इनका ख्याल है, जब प्रोग्राम में आएंगे तो आपसे सवाल होगा, आपको बुलाई सवाल के लिए जाता है और हुकूमत ने ही जवाबदेही करनी होती है। अपोजिशन से भी सवाल होते हैं, लेकिन सहाफत बुनियादी काम ये है कि हुकूमत से सवाल करने का। हुकूमत के पास तो अपने बड़े वसाइल होते हैं। आप देखिए, उनके तो पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं इत्तलात और नशरियात के, जहां से वो पैसा, सरकारी पैसा इस्तेमाल करके अपनी बात कहलवा रहे होते हैं। अब तो खैर, और गुफ्तगू के लिए इंशाल्लाह आप पोस्ट यहाँ पर जरूर दावत देंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपके जवाब भरपूर तरीके से सुनेंगे, लेकिन जवाब सवाल कर दीजिएगा, किसी और बात का नहीं। और आप जब ये कहते हैं कि मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता, अगर उसका नाम निकाल दें। अच्छा, अब एक और चीज़ के इतना करोड़ों अरबों रुपया ये इश्तिहारबाजी और इस सारे पे लगा देते हैं, तो फिर इनको ये लगता है कि यहाँ है तो यहाँ भी वही चीज़ हो कि हमने इतने पैसे दिए हैं चैनल्स को, इश्तिहारबाजी की हुई है, तो हमसे नहीं, हमारी सिर्फ बात जो हम कह रहे हैं उसमें हाँ हाँ जी जी हो। हमने तमगे ऐसे तो नहीं दे दिए एंकर्स को, इतना पैसा तो नहीं, ऐसी तो नहीं लुटा दिया इश्तिहारबाजी पर और सारे पर, तो उसके बाद भी हमसे सवाल होंगे। लेकिन फिर किसी सहाफ़ी की तरफ से कोई जो प्रोग्राम में इस तरह सवाल कर ले, तो फिर इनके पर जलना शुरू हो जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।